हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक नायक है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ विथ रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इन 2010। 2010 की मुख्य परीक्षा के अंदर जीएस पेपर वन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यूपीएससी ने पूछा और कैंडिडेट्स को पूछा गया कि क्लैरिफाई दैट द मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद अ स्पेक्ट्रे ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, है ना। कि स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई करने का मतलब क्या है कि स्पष्ट करना है आपको कि 18वां शताब्दी का मध्य भाग का जो भारत है वो एक फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरी हुई पॉलिटी में, टूटी हुई डिसइंटीग्रेटेड पॉलिटी के अंदर साथ जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार के सवाल को अगर अटेम्प्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब ऐसे सवाल आते हैं तो हाउ कैन यू टैकल दिस। ओके, तो हमें की वर्ड्स देखने, एक तो क्लैरिफाई है, दूसरा है मिड 18 सेंचुरी है, तीसरा है फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है। तो हमें तीन कीवर्ड से इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए कि पूछा क्या गया है। मिड 18 सेंचुरी का मतलब यह है कि 1750s का ये दौर होगा। और जब 1750s का दौर था तो पॉलिटिकल सिस्टम में डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर ये सवाल आ जाना चाहिए सर, है ना, समझे। तो इस प्रकार के सवालों को जब अटेम्प्ट करना हो और यूपीएससी जब सवाल पूछता है तो मेरे हिसाब से ग्राफिकल एनालिसिस करके प्रेजेंट करना बहुत बहुत ही सराहनीय होगा और एग्जामिनर के लिए इजी होगा। एग्जामिनर को कन्विंस करना भी बहुत इजी हो जाएगा। अब देर इज नो स्टैंडर्ड रूल बुक कि आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है सर। रियलिटी तो यही है सर, है ना, यूपीएससी के अंदर। बट जितना आप ग्राफिकल ओरिएंटेशन के थ्रू एग्जामिनर को कन्विंस करोगे उतनी मार्क्स बढ़ने की शक्यता ज़्यादा रहेगी। जैसे ये सवाल के अंदर आपको बोला गया है कि 18 सेंचुरी के मध्य भाग के अंदर फ्रेगमेंटेड पॉलिटी कैसी थी, तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मिड 18 सेंचुरी इंडिया वाज एन एरा ऑफ द लेटर मुगल्स वेयर द मुगल एम्पायर हैड डिक्लाइन एंड द लेटर मुगल्स वर रूलिंग ओवर दिल्ली, and because the later mughals were actually a very weak political condition and they could not run the state in a very systematic way, there emerged three different types of states that ultimately led to the fragmentation. This fragmentation actually happened in the period of the ruler Muhammad Shah Rangila, where in the 1720s we will come to know that the Subedar of the Mughal state will be proclaiming independence. You can give the example of Awadh, जैसे बुरहानुल मुल्क सादत अली खान ने 1722 में अपने आप को इंडिपेंड किया, या 1720s के बीच में मुर्शिद कुली खान ने किस तरह से बंगाल के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंस किया, या इसी तौर के ऊपर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ हैदराबाद कि हाउ निज़ामुल मुल्क असफजा इन द ईयर 1724। एग्जैक्टली तारीख याद ना रहे पर आप लिख सकते हो सर, ठीक है ना, समझे। तो आप डिफाइन करोगे कि भाई हाउ दी फ्रेगमेंटेशन हैड हैपन एंड व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन सर, है ना, समझे। तो हम इसके अंदर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, कि इट इज़ अ पॉलिटिकल कंडीशन वेर इज दो देर इज नो सेंट्रल पावर, or there is central power but which does not exist, which does not have any kind of political acumen. The ruler is not able to control the provincial subordinate governor or any kind of regional kingdoms which are under them sir, ठीक है। and then you will lead to the point and how it led to fragmentation सर, है ना। देखिए हिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ 5W+1H, है ना। वॉट, वेन, वाई, हाउ, विच सर, है ना, समझे। तो इसमें हम लोग हाउ और वाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वेन तो ऑलरेडी सवाल के ऊपर आ चुका है। हु में भी आपको ज़्यादातर आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी सर, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्पायर था वो टूटता है, और बिकॉज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्पायर एक्चुअली क्रम्बल डाउन, दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेयर द रीजनल स्टेट्स विच वर अवे फ्रॉम दिल्ली दे स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस, है ना, समझे। तो एक अच्छा सा मैप बनाएंगे और मैप के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। इसमें दो चार एग्जाम्पल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम लिखेंगे कि कैसे मुगल प्रोविंशियल्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, सूबेदार है ना। तो सादत अली खान, मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क, ओके ना, समझे। ये सब के सब अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं और इन स्टेट्स के अंदर से ही फ्रेगमेंटेशन शुरू हुआ था। और इनकी फ्रेगमेंटेशन होने के कारण इनके कंटेम्प्रेरी बाकी सारे स्टेट्स थे वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो अगर आपको पता होगा कि 18 सेंचुरी इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के रीजनल किंगडम्स थे, सो देयर वर सक्सेसर स्टेट्स, है ना, समझे। ये वो स्टेट्स थे जो वी विल सी कि मुगलों के अंडर में आते थे और उन्हीं के ही सूबे के रूप में इंडिपेंडेंट हुए।
कुछ-कुछ निकल के आए न्यू स्टेट्स, कुछ-कुछ निकल के आए इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है ना समझे? तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में सिख किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, जाट किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, मराठास का हुआ। तो आप लिखोगे कि सिख किंगडम के अंदर क्या होता है, आप लिखोगे कि पेशवास का इमर्जेंस निकल के आया, आप लिखोगे कि मैसूर जैसा स्टेट 1750 1760s के अंदर दौर में आया, नीचे कार्नाटिक करके स्टेट निकल के आता है। आप लिखोगे कि हैदराबाद करके बंगाल के अंदर ऑलरेडी इंडिपेंडेंस हो चुका है। वी विल फाइंड कि अवध का निर्माण हुआ। इस बेसिस के रूप में भारत के अलग-अलग राजे रजवाड़े जो मुगलों के अंडर में आते थे, उन्होंने ग्रेजुअली अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया सर, ठीक है ना समझे? और इसी बेसिस के रूप में 18th सेंचुरी में हमें एक रिफ्लेक्शन मिला। अब देखिए हमें क्लैरिफाई करना है, हमें स्पष्ट करना है, हमें तथ्य दिखाने पड़ेंगे। तो हमने तथ्य कैसे दिखाए? हमने दिखाया कि देखो फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, अलग-अलग प्रकार के किंगडम्स निकल के आ गए। अब किंगडम्स निकलने के बाद आगे क्या होगा? व्हाट विल हैपन फर्दर सर, ठीक है ना समझे? तो हम लिखेंगे कि ये फ्रेगमेंटेशन दिख रहा है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभाव था सर, है ना? कंटिन्यूअसली इनफाइटिंग चलती रही रजवाड़ों के बीच में, देयर वाज कंटिन्यूअस फाइट फॉर द पावर, है ना? एक राजा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, कोई बड़ा एम्पायर नहीं बना पाया। इन सब के कारण ओवरऑल लैंड रेवेन्यू से जो इकोनॉमी आ रही थी वो भी डिक्लाइन में गई। एम्पायर की स्टेबिलिटी नहीं थी, इसके लिए मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, मिलिट्री फॉर्मेट से बेसिकली ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इन सब के बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। ये विदेशी आक्रमण के अंदर 1739 के अंदर कौन आया? नादिर शाह आया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अहमद शाह अब्दली आता है। अगर आपको पता होगा कि 2 पॉलिटिकल अटैक्स होते हैं इंडिया के ऊपर, और अहमद शाह अब्दली ने आके फाइनली ये फ्रेगमेंटेशन का ही लाभ उठाया जहां वो मराठास को हराता है। मराठास अल्टीमेटली आप देखिए कि अहमद शाह अब्दली के सामने अकेले लड़ाई कर रहे थे, देयर वाज नो वन टू हेल्प देम। वही कहानी हमें देखने को मिलती है मुग़लों के साथ कि जब मुग़ल 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के सामने लड़ाई कर रहा था, तो उसी का ही गवर्नर सादत अली खान बुरहतुल मुल्क जो अवध के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने डिफेक्शन कर दिया। ये फ्रेगमेंटेशन का लाभ ही था कि दक्षिण भारत के अंदर यूरोपियन कंपनीज के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, जिसे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स या कार्नाटिक वॉर्स कहते हैं, इसमें कोई भी मुगल बादशाह इनको रोक नहीं पाया। आप देखिए कि 1688 के दौरान जब सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था औरंगज़ेब के जैसे राजाओं का, मतलब 17th सेंचुरी की बात है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दौर में वी विल सी कि मुगल बादशाह औरंगज़ेब के सामने बगावत की थी, और बगावत का परिणाम ये हुआ कि औरंगज़ेब ने इनको बहुत मारा। शाइस्ता खान उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर था, उनसे अच्छी खासी सर्विस करवा दी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रोमिनेंस थी अ, with reference to the Mughals becoming powerful, they did not allow the Europeans, but because ये fragmentation हुआ तो उसका कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि भारत में विदेशी आक्रमण बढ़ते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ दिलाया, क्योंकि भारत के रजवाड़े अंदरों अंदर फाइट कर रहे थे। ये अंदरों अंदर की जो फाइटिंग थी अल्टीमेटली उससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना लाभ उठाया। डुप्ले ने लाभ उठाया सबसे पहले, और उसके बाद कंपनी प्लासी के थ्रू बेसिकली अपना लाभ उठाती है। ये फ्रेगमेंटेशन भारत को 550 से ज़्यादा रजवाड़ों के अंदर कॉस्ट करता है। आप देखिए कि 1750s के बाद जो फ्रेगमेंटेशन हुआ, वो 1750 से लेके 1940s तक आते आते 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स में कन्वर्ट हुआ। ये प्रिंसली स्टेट्स का फाइनल इन्वेंट वी कैन से इंटीग्रेशन और मर्जर जो है वो 1947 में शुरू होता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सनालिटी जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो कंक्लूजन हम लोग वल्लभ भाई पटेल के नाम से लिखेंगे कि ये फ्रेगमेंटेशन जो 1750s के बाद चलता रहा, अगले 200 साल तक भारत में इतने सारे राजे रजवाड़ों का उदय होता रहा, किंगडम्स बनते रहे, चेंजेस आते रहे, ब्रिटिश अपने हिसाब से रीअलाइनमेंट करते रहे। अल्टीमेटली इनका फ्रेगमेंटेशन का यूनिफिकेशन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ। तो हमने क्या किया? फ्रेगमेंटेशन भी डिफाइन कर दिया। हमने क्या किया? फ्रेगमेंटेशन के रीजंस भी बता दिए। हमने क्या किया? फ्रेगमेंटेशन की आउटकम भी बता दी, और हमने ये भी बताया कि फ्रेगमेंटेशन को कैसे काउंटर किया गया सर, है ना, या उसको ख़त्म किया गया। इन सबको आपको 150 शब्दों में लिखना था सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? अब शब्द ज़्यादा नहीं है सर, है ना, क्योंकि आपको अब कंसेप्ट समझ में आ गया। तो भले एग्जाम्पल्स हम ज़्यादा कोट करेंगे, वी विल गिव मोर एग्जाम्पल्स टू इट, दैट्स ऑल राइट, ओके ना समझे? बट आफ्टर गिविंग या आफ्टर highlighting 150 words, we will not be using each and every, but इसमें से सिलेक्टिव एग्जांपल्स का कोर और थीम बना के हम इसको आंसर कर सकते हैं सर, ठीक है? तो ये आज का क्वेश्चन था। आई ट्राई टू ब्रिंग ऑन वन मोर क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू
द मेंस, क्योंकि अभी मेंस की एग्ज़ाम आ रही है। इनफैक्ट आप में से जो भी बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं और वो अनअकैडमी जॉइन करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप आ जाइए हमारे साथ। हम 18 जून से क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, क्यूईपी की शुरुआत कर रहे हैं 2023 के मेंस के स्टूडेंट के लिए, जहां आपको पावर पैक्ड सेशंस मिलेंगे। इनफैक्ट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है, उसमें नहीं करके 30 घंटे से ज़्यादा मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर का मेंस का एनालिसिस करूंगा। दिस विल इंक्लूड द क्रैश कोर्स, दिस विल इंक्लूड द मेंटरशिप सेशन, दिस विल इंक्लूड द पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग और उसका इवेल्युएशन होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स की नोट्स सब कुछ मिलेगा। दिस विल इंक्लूड द सेक्शनल टेस्ट एंड फुल एंड टेस्ट एज वेल। तो ज़रूर से जुड़िए हमारे साथ मेंस आंसर राइटिंग क्यूईपी प्रोग्राम के अंदर, बहुत लाभ होगा आपको। इनफैक्ट नई बैचेस भी शुरू हो रही है। हमारी आरंभ बैच अभी 50% डिस्काउंट है। अगर आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़ रहे हैं, यू कैन यूज़ दिस कोड PN Live, यू कैन गेट द 50% डिस्काउंट एज वेल। तो ये था हमारे बारे में सर, है ना। एक और क्यूईपी सेशन लेके आऊँगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।